जय हिंद। तो क्रांति आर्ट्स जीएस कोचिंग में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड चैप्टर को। 12th क्लास का जो हिस्ट्री है, पहला चैप्टर इससे पहले हम लोग देख लिए थे। आज के क्लास में हम लोग सेकेंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए एक बार जो है पूरे एक अलग अंदाज में जो है लगभग 80 प्रश्न को हम लोग लेकर के चलेंगे और बहुत ही कम समय में चलेंगे, क्योंकि आप लोगों को हमारे क्लास लेने का जो है ये आप लोग को आइडिया है कि हम लोग किस प्रकार के क्लास को लेते हैं। कोशिश करते हैं कि कम से कम जो है समय में जो है क्लास को लिया जाए, ताकि कहीं से किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए इसी के साथ जो है अलग अंदाज में हम लोग चलते हैं और आज के क्लास में बहुत ही आपको मज़ा आने वाला है। चलिए तो आगे हम लोग चले ना। तो आइए आज के क्लास को आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही कम समय में जो है लगभग 80 प्रश्नों को देखेंगे। यह जो है दूसरा चैप्टर है 12th क्लास का, जो है इतिहास हिस्ट्री का है। चलिए तो आज के क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और जैसे कि आप लोग को मालूम है कि इस क्लास को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। आइए तो अब यहाँ से पहला क्वेश्चन देखिए और जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कीजिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, जल्दी जल्दी आप लोग बताइएगा। क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? बहुत ही ये आप लोग जानते हैं कि क्षेमेंद्र की रचना जो है कौन सी है। आप लोग जानते हैं कि क्षेमेंद्र की रचना जो है कौन सी है। चलिए क्षेमेंद्र की रचना आप लोग जानते हैं कौन सी है, बृहत तथा मंजरी है। तो इस तरीके से आज के क्लास में आपको बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न पर चलते हैं। इंडिका किसकी रचना है, बताइए। इंडिका जो है किसकी रचना है? आप लोग को मालूम है कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जी, इंडिका। चलिए मेगास्थनीज की, इससे पिछले भी क्लास में आपको बताए थे मेगास्थनीज की क्या है, इंडिका है। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त, किस गुप्त जो है शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है, बताइए। तो ये आप लोग जानते हैं समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो बहुत ही आप लोग आनंद के साथ जो है इस क्लास में चलने का प्रयास करेंगे और हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा कर पाएंगे। गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते थे, बताइए। तो ये आप लोग जानते हैं महापिलुतुपति, महापिलुतुपति। ठीक है, कौन सा? महापिलुतुपति। अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से महिला संत कौन थी, बताइए। निम्न में से महिला संत कौन थी? निम्न में से महिला संत कौन थी? तो मीरा भी थी। कौन थी? मीरा भी थी, अंडाल भी थी, कराइकल भी थी। इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए धम्म की शुरुआत किसने की थी? धम्म की शुरुआत जो है किसने की थी? धम्म की शुरुआत जो है किसने की थी, याद रखिएगा। धम्म की शुरुआत जो है किसने की थी, बताइए। धम्म की शुरुआत जो है किसने की थी? तो अशोक ने। किसने? अशोक ने। धम्म की शुरुआत अशोक ने। धम्म की शुरुआत जो है अशोक ने। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? समुद्रगुप्त की तुलना जो है नेपोलियन से की जाती है। इसी में कहा जाता है, आपको मालूम है कि समुद्रगुप्त की तुलना जो है नेपोलियन से की जाती है कि भारत का समुद्रगुप्त का भारत का जो है नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हालांकि समुद्रगुप्त जो है नेपोलियन से पहले हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? याद रखिएगा, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त। कौन? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? चंद्रगुप्त की मृत्यु जो है कहाँ हुई थी? चंद्रगुप्त की मृत्यु जो है श्रवणबेलगोला में। कहाँ पे? श्रवणबेलगोला में। कहाँ पे? श्रवणबेलगोला में। कहाँ पे? श्रवणबेलगोला में। कहाँ पे? श्रवणबेलगोला में। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? जैन धर्म को। किस धर्म को? जैन धर्म को। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ। चलिए अगला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान याद रखिएगा कौन था? पणयाध्यक्ष था। कौन था? पणयाध्यक्ष था।
मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? मौर्य वंश की राजधानी जो थी कहाँ थी बताइए? मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। कहाँ? पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित था? मौर्यकालीन कलिंग राज्य जो है कहाँ स्थित था? उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में। उड़ीसा में। अगला प्रश्न है मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? याद रखिएगा, मौर्य प्रशासन में समाहर्ता राजकीय कर संग्रह अधिकारी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला ये लीजिए, अगला प्रश्न है मौर्य काल में ब्रहदेह क्या था? बताइए, मौर्य काल में ब्रहदेह जो था वह क्या था? तो याद रखिएगा, भूमिदान था। क्या था? भूमिदान था। अगला प्रश्न चलते हैं कि अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? आप लोग जानते हैं कि बौद्ध धर्म था। क्या था? अशोक का व्यक्तिगत धर्म बौद्ध धर्म था। आगे चलते हैं, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म के प्रचार के लिए किस देश में भेजा? आप लोग को मालूम है सिंहल द्वीप जिसको हम लोग श्रीलंका बोलते हैं, यही श्रीलंका में जो है आप 1948 में देखिएगा तो श्रीलंका जो है आजाद हुआ है। चलिए, अशोक किस वंश का शासक था? अशोक जो है किस वंश का शासक था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 2010, 14, 20 में पूछा गया, 21 में भी पूछा गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अशोक किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का। किस वंश का? मौर्य वंश का। अशोक मौर्य वंश का। अगला प्रश्न चलते हैं, अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर धर्म यानी बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया? तो याद है उपगुप्त का। किसका? उपगुप्त का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि राजगिरी को नगर वधु का नाम था, बताइए राजगिरी को नगर वधु का नाम क्या था? सालवती। क्या? सालवती। क्या? सालवती। किसने लिखा वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न हो? किसने लिखा? किसने लिखा? कौटिल्य ने। किसने? कौटिल्य ने। किसने? कौटिल्य ने। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी कहाँ थी? बताइए तो। ये आप लोग जानते हैं ना, तोसाली में। कहाँ पे? तोसाली में। कहाँ पे? तोसाली में। चलते हैं आगे, आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? ये सभी लोग जानते हैं। आर्यभट्ट कहाँ की वासी था? तो पटना का। कहाँ का? पटना का, त्रैगना का। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है कि द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? याद है आप लोग को क्या कहा जाता है? द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, लौह युगीन नगर। कौन सा? लौह युगीन नगर कहा जाता है। भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है? बताइए, भारत का प्राचीनतम अभिलेख जो है, प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है? बोझका कोई का अभिलेख। कौन सा? बोझका कोई का अभिलेख। आगे चलते हैं, चलिए अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? बताइए तो। आप लोगों को मालूम है सेल्यूकस के। किसके? सेल्यूकस के। आगे चलते हैं, चलिए कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? कलिंग युद्ध का, याद रखिएगा, कलिंग युद्ध 13वें शिलालेख में। कहाँ पे? 13वें शिलालेख में। चलते हैं, अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फाहान किस शासक के काल में भारत आया था? याद है आप लोग को चीनी यात्री? विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय के। किसके? विक्रमादित्य यानी विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय के। अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? बताइए तो याद है चंद्रगुप्त के। किसके? चंद्रगुप्त के। आगे चलते हैं जी, अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? किस अभिलेख में? तो याद रखिएगा, एरन अभिलेख में। किसमें? एरन अभिलेख में। ये आप जो हिस्ट्री का क्लास देख रहे हैं बहुत मजा वाला क्लास है जी। इस तरीके से अगला प्रश्न है कि वाणभट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासन काल का वर्णन है? याद है आप लोग को? हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न चलते हैं कि गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया? याद रखिएगा, किस? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। 319 से लेकर के 319 से 20 तक, यानी 319-20 ईस्वी से। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, चंद्रगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न चलते हैं, धुआंधार तरीके से पंचतंत्र की रचना किसने की? ये आपको देखने में लग रहा है कि हम इतना स्लो बोल रहे हैं, लेकिन क्लास कितना एक अलग लेवल में एक सही सिस्टमेटिक वे से चल रहा है, आपको इसका अंदाजा होगा। विष्णु शर्मा।
विष्णु शर्मा, याद रखिएगा विष्णु शर्मा। पंचतंत्र की रचना किसने की? विष्णु शर्मा। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कौन थे? कुमार गुप्त थे। कौन थे? कुमार गुप्त थे। चलते हैं अगला। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है? याद है आप लोग को? गुप्त काल। कौन सा? गुप्त काल। कौन सा? गुप्त काल। कौन सा? गुप्त काल। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है? बताइए, अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है? तो याद रखिएगा 8 प्रकार के। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं 40 नंबर। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? बताइए, अर्थशास्त्र की रचना 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर डी ही दे दिया है, चलिए कोई बात नहीं। आगे हम लोग चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे, बताइए नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र इनमें से कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र याद रखिएगा हेनसांग थे। कौन थे? हेनसांग थे। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ जी, कि किस गुप्त शासक को उसके सिक्का पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है? बीना बजाते हुए दिखाया गया है, याद रखिएगा समुद्रगुप्त। कौन सा? समुद्रगुप्त। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। चलिए 41 नंबर है कि उत्तरी पश्चिमी भारत में अशोक उत्तरी पश्चिमी भारत में प्राप्त अशोक के अभिलेखों में लिपि का प्रयोग किया गया है। किस लिपि का? तो खरोष्ठी लिपि का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। खरोष्ठी लिपि याद रहेगा। अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं? बताइए कितने अभिलेख जो है अभी तक प्राप्त हो गए हैं? याद रखिएगा कितने अभिलेख? चलिए 44। कितने? 44। 44 अभिलेख। कितने? 44 अभिलेख। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ था? कहाँ पे प्रचलित नहीं हुआ था? बताइए जल्दी जल्दी बताइए। ब्रिटेन में। कहाँ पे? ब्रिटेन में। ब्रिटेन में सबसे ज्यादा ईसाई धर्म। अब आगे चलते हैं हम लोग। जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ से पाई? तो याद रखिएगा तक्षशिला से। कहाँ से? तक्षशिला से। अगला प्रश्न आपके सामने है। चलिए जीवक कहाँ का रहने वाला था? बताइए तो जीवक कहाँ का रहने वाला था? याद है आप लोग को? राजगिरी का। कहाँ का? राजगिरी का। जीवक कहाँ का रहने वाला था? राजगिरी का रहने वाला था। अगला प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए जीवक की ख्याति किस रूप में किस रूप में थी? जीवक की ख्याति जो है किस रूप में थी? वैद्य के रूप में। किसके? वैद्य के रूप में। किसके? वैद्य के रूप में। वैद्य के रूप में। अंगराज्य आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित था? अंगराज्य आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित था? याद रखिएगा किस जिले में अवस्थित था? तो भागलपुर जिले में। किस जिले में? भागलपुर जिले में। भागलपुर जिले में। बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? बिंबिसार का संबंध जो है किस वंश से था? हर्यंक वंश से। किससे? हर्यंक वंश से। आप लोग को याद होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि जरासंध का संबंध किस वंश से था? जरासंध का संबंध जो है किस वंश से था? बृहद्रथ वंश से। किससे? बृहद्रथ वंश से। अगला प्रश्न है कि तक्षशिला किस राज्य में स्थित था? बताइए तक्षशिला जो है किस राज्य में स्थित था? गंधार राज्य में। किस राज्य में? गंधार राज्य में। किस राज्य में? गंधार राज्य में। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जी, याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य से। ठीक है, तभी तो ये राजा बन गया, चंद्रगुप्त मौर्य से। अगला प्रश्न है, धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में है? बताइए धर्म विजय का उल्लेख जो है अशोक के किस शिलालेख में? 13वें शिलालेख में। अगला प्रश्न है, कालिदास किसके समकालीन थे? कालिदास जो थे किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। चंद्रगुप्त द्वितीय के। अगला प्रश्न है कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? जैसे कि हम आपको शुरू में बताएं, भारत का नेपोलियन जो है किस शासक को कहा जाता है? याद रखिएगा किस शासक को? समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को। हालांकि समुद्रगुप्त नेपोलियन से पहले थे, ठीक है ना, नेपोलियन से पहले थे, ऐसा भी प्रश्न पूछा जाना चाहिए। ये आप हम बात करें तो आप देखिएगा तो जैसे मेंस वगैरह में आप पूरा समझा करके लिखिएगा। मेंस वगैरह में तो मानते हैं पीटी के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप है तो ठीक है। अब मेंस कहने का मतलब ये आगे की हम लेवल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। वहाँ पर आप लिखिएगा कि यूरोप का जो है नेपोलियन किसे कहा जाता है? बताइए यूरोप का समुद्रगुप्त किसे कहा जाता है? नेपोलियन को। इस बात को आप अच्छे तरीके से नहीं समझ पाए होंगे, आगे की ये बात है, लेकिन शॉर्टकट में अभी आप याद रखिए भारत का नेपोलियन। चलिए
मगध की प्राचीन, भारत की नेपोलियन समुद्रगुप्त, मगध की प्राचीन राजधानी थी वह कहाँ थी? राजगिरी में। कहाँ पे? राजगिरी में। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं कि मगध का प्राचीनतम गजवंश कौन था? बताइए कौन था? हर्यंक वंश। कौन था? हर्यंक वंश था। अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र का किस गांजा ने किम गांजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी, बताइए किस राजा ने, यहाँ पर देना चाहिए, बताइए पाटलिपुत्र का किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? उदयन। किसने? उदयन। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी? किस नदी के संगम पर की थी? किस नदी के संगम पर की थी? जल्दी 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 आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए याद रखिएगा, संगम पूछा है ना, तो संगम मतलब गंगा, सोन, पुनपुन, ये तीनों के संगम पर की थी। ठीक है, तीनों के संगम पर की थी। यहाँ पे देखिएगा तो रथ मुसल नामक आक्रामक यंत्र का प्रयोग किस जनपद में सबसे पहले किया गया? किस जनपद में सबसे आपको याद है ना? चलिए 16 महाजनपद। अब यहाँ पर देखिए मगध, कौन सा? मगध। चलिए अगला प्रश्न है कि ताम्रलिप्ति बंदरगाह अवस्थित था। ताम्रलिप्ति बंदरगाह अवस्थित था, याद रखिएगा, बंगाल में। कहाँ पे? बंगाल में। कहाँ पे? बंगाल में। कहाँ पे? बंगाल में। इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है? 2013, 2015, 17, 20, 21 में ये पूछा गया प्रश्न है। हरिसन। कौन थे? हरिसन थे। चाणक्य भारत के किस शिक्षण संस्थान में अध्ययन किया था? तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय में। कहाँ पे? तक्षशिला विश्वविद्यालय में। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? मगध में। कहाँ पे? मगध में। कहाँ पे? मगध में। अगला प्रश्न है कि शक संवत की शुरुआत जो है कब से मानी जाती है? 78 ईस्वी से। कब से? 78 ईस्वी से। कब से? 78 ईस्वी से। विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु कौन सी थी? विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु कौन सी थी? कौन सी थी? तांबा थी। कौन सी? तांबा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि कौन सी थी? भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि, याद रखिएगा, ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न है कि प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? समुद्रगुप्त से। किससे? समुद्रगुप्त से। अगला प्रश्न है कि अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। सुदर्शन झील याद है ना? रुद्र दमन। कौन? रुद्र दमन। कौन? रुद्र दमन। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी हम लिख देते हैं इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है, अशोक किस वंश का शासक था? बताइए तो, अभी बताएं आपको पीछे, अशोक किस वंश से था? बताइए। मौर्य। अशोक मौर्य। शासक पूछ रहा है, ठीक है ना, याद रखिएगा, मौर्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कौटिल्य। अगला प्रश्न है कि कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी? कलिंग की लड़ाई याद है ना आप लोग को? 261 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी? याद है आप लोग को? किसकी रचना थी? विशाखा दत्त का। किसका? विशाख दत्त का। विशाख दत्त का। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं 73 नंबर। बहुत कम समय में हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको लेकर के चले, पूरे प्रश्न से जो है पूरा भरपेट भेंट कराएं। वेदों की संख्या आप लोग जानते ही हैं कितने? 4। वेदों की संख्या 4 है। कनिष्क का राज्यरोहण कब हुआ था? बताइए जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। 78 ईस्वी में। कब? 78 ईस्वी में। देखिए इस तरीके से आप बहुत अच्छा कर सकते हैं कम समय में। मालविकाग्नि मित्र किसकी रचना है? ये 2021 का पूछा गया बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। चलिए, कालिदास की। किसकी? कालिदास की। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। चलिए, प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख किस लिपि में है? याद है आप लोग को? चलिए बताएं कि भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि ब्राह्मी लिपि। तो प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख किस लिपि में है? ब्राह्मी में ही है। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं कि धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? किसने नियुक्त किया था? अशोक ने। किसने? अशोक ने। किसने? अशोक ने। जीवक वैद्य किस वंश के काल में थे? जीवक हर्यंक वंश के काल में थे। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। चलिए बस यहाँ पर 80 प्रश्न जो है लेकर के चलना था। तो आज के क्लास से आप लोग देखें कि आज जो है
सेकेंड प्रश्न को जो हम सेकेंड क्वेश्चन को जो हम लोग सॉरी सेकेंड चैप्टर को जो है हम लोग देखें आज के क्लास में। अब हमें उम्मीद है कि इससे आगे वाले क्लास में यहाँ से आगे देखेंगे, ठीक है ना। तो एक बार जो है क्लास में आपको समझ में आया है किस प्रकार के आप क्लास चाहते हैं, एक बार जो है अपनी राय हम तक ज़रूर पहुँचाएँ और किस प्रकार के क्लास चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, या आप जो है पूरा जो है पूरा क्लास को समझाते हुए पूरा वीडियो लेक्चर चाहते हैं, तो इसको भी हम लोग लेकर के आएंगे। तो आप अपनी राय को ज़रूर तक हम तक शेयर करें। चलिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बाकी आप इस क्लास से कितना % संतुष्ट हैं या अपनी राय हमें तक ज़रूर पहुंचाइएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में जोश जुनून नई ऊर्जा नए जोश के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।